कंक्रीट टेक्नोलॉजी 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये सीरीज की चौथी वीडियो है ये। तो लेट्स स्टार्ट द 76th क्वेश्चन। इट सेज लाइक दिस ओनली, फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर्स वी यूज व्हाट। कौन सा वाइब्रेटर हम यूज करेंगे? इंटरनल वाइब्रेटर यूज करेंगे, स्क्रीड करेंगे, फॉर्म करेंगे, या नन ऑफ द दीज? राइट आंसर इज हम स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करेंगे फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन रोड सरफेस, प्लेन कंक्रीट सरफेस इसकी थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर हो। लेट्स हैव एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा होगा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटरनल वाइब्रेटर। आपने देखा होगा, इसमें एक ऐसी रॉड सी लगी होती है और उसमें वाइब्रेट करता है सारा। सो इसको हम इमर्शन और पोकर और नीडल वाइब्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दे एसेंशली इंक्लूड एनर्जी यूनिट। लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब है, देख रहे हैं आप, लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये सारी। ऑन द टॉप ऑफ विच ए वाइब्रेटिंग हेड, ये वाला जो हेड है वाइब्रेटिंग हेड इज अटैच्ड। पावर इज फर्निश्ड बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मोटर, या इलेक्ट्रिक पावर से हो जाएगा, या आपको एयर से मिल जाएगा, कंप्रेस्ड एयर से मिल जाएगा, या पेट्रोल इंजन से हो जाएगा, मतलब व्हाट्स एवर द सोर्स ऑफ पावर में भी। पर काम इसका ये होता है कि इसने इंसर्ट करना होता है कंक्रीट के बीच में और उसको वाइब्रेट करता है बाद में, फिर सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, एयर वॉइड्स वगैरह जो है निकल जाए, और एयर एयर जहाँ जहाँ एयर ट्रैप्ड है वहाँ पे आपका जो स्लरी है, जो आपका सीमेंट कंक्रीट मिक्स है, वो सारा हो जाए। सो द लॉन्ग ट्यूब हाउसेज ऑफ फ्लेक्सिबल शाफ्ट which rotates an eccentric weight inside the vibrating head. The frequency of vibrate is about 700 cycles according to a minute. एक मिनट में वो 700 साइकिल कर लेता है। ये कंक्रीट में इंसर्ट करते हैं एंड देयर इज ओनली हेड होता है जो उसके टच में आता है कंक्रीट के। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं फॉर्म वाइब्रेटर्स। ये आपकी शटरिंग है, ठीक है। फॉर्म वर्क जो होता है ना, शटरिंग लगी हुई है, यहाँ पे लगे हैं तुम्हारे वाइब्रेटर्स। ये देखो, दिस इज द वाइब्रेटर्स। वांट टू चेंज द कलर सो दैट आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये भी कलर ऐसा ही था, चलो नेवर माइंड। ये बोलते हैं आउटसाइड वाइपर्स, ये हमारी शटरिंग के बाहर लगते हैं। दे आर क्लैम्प टू होम फॉर्म वर्क हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लगा देते हैं उसको फॉर्म वर्क के। वर्टिकली एट एन अप्रोप्रिएट स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 90 सेंटीमीटर इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब 90 सेंटीमीटर का हम इसमें एक डिस्टेंस दे देते हैं। एज द वर्क प्रोग्रेसेस दे मे बी शिफ्टेड। दे वाइब्रेट द कंक्रीट इन द फॉर्म वाइब्रेशन ब्यूरोक्रेसी एंड द देयरफॉर मच स्ट्रेंथ इज वेस्टेड। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उसको कई जगह यूज़ करते हैं। दे आर यूज हैंडलीस्ट इफ द यूज ऑफ इनर वाइब्रेटर इज नॉट अवेलेबल। तभी करेंगे ना, क्योंकि आप कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, तो वो तभी करेंगे जहाँ पे इन केस ऑफ थिन एंड कंजेस्टेड सेक्शंस ऑफ आर्चेज एंड लाइनिंग एक्सेट्रा। आर्च बनाएंगे तब वो सही तरीके से वाइब्रेट ना हो, किसी इनर वाइब्रेटर ना डाल सके हम, उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज ये सरफेस वाइब्रेटर, इसकी बात कर रहे थे ना हम अभी, सरफेस वाइब्रेटर्स। ये स्क्रीड, दिस इज द स्क्रीड वाइब्रेटर्स या सरफेस वाइब्रेटर्स जो भी बात की है मैंने। ये देखो कि प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर के लिए यूज करते हैं, तो ये है वो स्क्रीड वाइब्रेटर। They are also called as screed or pan vibrators. They are clamped to screen. They vibrate out of the concrete form of floor on time. जिससे मतलब वो स्क्रीड जैसे चलती है ना, हमारी स्क्रीड होती है, वैसे वो निकालते तो वाइब्रेट होता है साथ में। दे आर इफेक्टिव ओनली इफ द इंटेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज अप टू 20 सेंटीमीटर। सिर्फ इसी केस में होता है। इफ द डेप्थ इज मोर दे कैन बी यूज इन एग्रीगेट विद द इंटरनल वाइब्रेटर्स। उन्हें इंटरनल वाइब्रेटर दिखाया ना, ये इंटरनल वाइब्रेटर, ये वाला जो, हाँ ये यूज करते हैं हम। कैन बी यूज, दे आर यूज फॉर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें पेवमेंट और स्लैब्स यूज करते हैं। पर इसका एक ही आपको देखना पड़ेगा कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी कंक्रीट की थिकनेस ना हो। वाइब्रेटिंग टेबल्स, ये आपने लैब्स में बड़े देखे होंगे, हमारे लैब्स में पड़े रहते हैं टेबल्स। ये मेटल प्लेटफॉर्म होता है, स्टील स्प्रिंग लगे होते हैं, उसको कंक्रीट मोल्ड लगाते हैं हम। जो मोल्ड को सही तरीके से वाइब्रेट करना होता है ना, हमने क्यूब कास्टिंग करते हैं उस वक्त हम यूज़ करते हैं इसको। ये बेसिकली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम
हमारे पास ऑन साइट तो ये नहीं अवेलेबल होगा, ये तो इन सिटू नहीं अवेलेबल होगा, ये सिर्फ लैब्स में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। 4-5 स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नेसेसरी प्लान्ड फॉर द लोकेशंस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लान करना चाहिए उनको, करते हैं मतलब। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंशन नाम है उसका, थर्मल एक्सपेंशन का हो गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द श्रिंकेज क्रैक्स, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एक्सपेंशन जॉइंट्स नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड इन द फाउंडेशन कंक्रीट, बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन बनाना यूज करते हैं इसको। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो वी आर गोइंग टू टिक ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उसको। 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और आइसोलेशन जॉइंट्स। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन वाले, क्योंकि वो क्रैक्स कंट्रोल करते हैं जो कॉज बाय रिस्ट्रेंड श्रिंकेज, लोड्स एंड अदर स्ट्रेसेस। मतलब इस जॉइंट के लिए ना, द जॉइंट डेप्थ शुड बी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज करते हैं हम। ये आर सर्फेसिस वेयर 2 सक्सेसिव प्लेसमेंट्स ऑफ कंक्रीट मीट। जैसे मान लो कि एक दिन का काम आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपने कहीं ना कहीं तो खत्म करना है ना वो। ऐसा है नहीं कि आपको दिन दिन रात आपकी लेबर लगी हुई है काम करने के लिए और एक बार काम स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया। तेरे भी मैनी फैक्टर्स कि आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी टाइम पे रोकनी पड़ जाए। तो जब टाइम रोकते हैं तब क्या करते हैं, वो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बाद हम उसको दोबारा चेंज कर देते हैं इस तरीके से। जैसे कंक्रीट प्लेस्ड ऑन डे 1, यहाँ तक प्लेस कर दी कंक्रीट, ठीक है, फिर उसको बाद शटरिंग लगा दी और कंस्ट्रक्शन जॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये मेम्ब्रेन उसके नीचे चलती रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, 78th, द स्पेसिफाइड compressive strength of concrete is obtained from the cube test at the end of what ऑब्वियस है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था 28 डेज, जिसमें हम 95 से लेके 99% तक अपनी स्ट्रेंथ ले लेते हैं कंक्रीट की, है ना। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्सप्लेनेशन भी साथ में है, is calculated by dividing the failure load with the area of application of load, usually 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। मतलब कब उसने कितने लोड पे उसने फेल करना है, डिवाइड बाय द एरिया ऑफ, कितने एरिया पे आपका लोड लगा इसके ऊपर, अगर ये क्यूब है तो कितने एरिया पे लगा, ठीक है। बड़ा तगड़ा बेंचमार्क होता है, द लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो द हायर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितना कम पानी डालोगे उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पर कम पानी डालने से क्या होता है, वर्केबिलिटी भी कम हो जाती है, वाइब्रेटर्स यूज करने पड़ते हैं हमको, वो पढ़ाया मैंने ऊपर आपको वाइब्रेटर्स के बारे में। द measured compressive strength of all the cubes shall be calculated by the maximum load, वही लोड कितना लगा during the test, by the cross sectional area, कितने एरिया पे लगा वो जो आपका वो प्लंजर था या आपका जो CTM UTM जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें कितना आपका एरिया लगा, कैलकुलेटेड बाय द मीन डायमेंशंस ऑफ सेक्शन एंड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन नियरेस्ट। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 तक हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, an aggregate is said to be flaky if the least dimension is less than 3/5। ये पहले मैं आपको पहले भी कराया, शायद 60% की वैल्यू थी इसकी ना, ये पहले भी रिपीट हुआ है, बट डोंट टेक इट एज रिपीट। जितना अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे गए हैं। अब दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द एग्रीगेट थिकनेस इज स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद विड्थ एंड लेंथ ऑफ द एग्रीगेट is said to be flaky aggregate, ठीक है। On the other hand, when the least dimension, जो सबसे कम dimension है उसकी, of the aggregate is less than 60%, then is said to be flaky aggregates। देखिए ये होते हैं flaky aggregates, ये वाले ऐसे least dimension इससे कितनी 60% से कम हो गई। elongated तो बिल्कुल ही हो जाती है ना, elongated तो बहुत ज़्यादा काम होता है, उसकी तो 180% तक हो जाती है मीन डायमेंशन से। When the length of aggregate is larger than the other two dimensions, it is called as elongated aggregate।
मतलब कि ये जो ये है ना, ये इसके मुकाबले में 180 हो जाएगी, 180% कम हो जाएगी, या ये वाली ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये वाली। क्लियर? नेक्स्ट, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई साहब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना थोड़ा सा इसको ना टिकलिश होता है, देखना पड़ता है। अ रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट possesses higher strength than the lean mix of desired workability with the excessive quantity of water। मेरे को ये लग रहा है, let's see, the strength of concrete decreases as the water cement ratio increases। बिल्कुल ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया ना, ये देखो ये वाला मैंने लिखा भी है अभी, कि जितनी आपकी वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगी उतना ही आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी वही बात बोल रहे हैं, सेम टू सेम। The strength of concrete increases as the water cement ratio increases। Next, if the water cement ratio is less than 0.45, the concrete is not workable and cause honeycomb structure। बिल्कुल ठीक है, honeycomb structure आपको दिखाऊंगा मैं आगे, अगली कुछ इस स्लाइड में मैंने आगे बनाई हुई है, उसको फोटो दिखाऊंगा आपको उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट, अ गुड कॉम्पैक्शन ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल ठीक है, जब आपको वाइब्रेशन अच्छी करेंगे, आपका जो फॉर्म वर्क में अच्छे तरीके से कंक्रीट पैक्ड एंड प्लेस हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये है कि रिच मिक्स जो होते हैं वो पोजेस करते हैं हाई स्ट्रेंथ। ये गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। जो रिच मिक्स होता है ना, उसमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट होता है। लीन मिक्स में कंक्रीट और मोटर रिलेटिवली लो सीमेंट कंक्रीट होता है। हार्श मिक्स कौन सा होता है? जिसमें विदाउट मोटार और एग्रीगेट फाइन्स होते हैं, रिजल्टिंग इन एन अनडिजायरेबल कंसिस्टेंसी एंड वर्कएबिलिटी। क्लियर है? सो लेट्स मूव। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ एफएम। भाई अब एफएम क्या हुआ यार? एफएम तो अब फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी नहीं, क्या है एफएम? बताओ। तो मैं बताता हूँ, एफएम इज फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है, एक का फाइनेंस मॉडुलस कितना है? 2.6। उसको कंबाइंड करना है कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस 6.8 से, ताकि हमको फाइनेंस मॉडुलस 5.4 मिल जाए। तो कितनी परसेंटेज ऐड करनी है? तो तुक्का तो मारेंगे नहीं, लेट्स सी कि कैसे चलता है काम। अब आपको पहले मैं डिफाइन करता हूं कि ये चीजें होती क्या हैं। द इंडेक्स विच डिफाइंस द कोर्सनेस एंड द फाइनेस ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द cumulative percentage of aggregates retained on each standard sieves ranging from 80 mm to 150 microns। लास्ट भी हमने किया था ना, वो होती वो फाइनेंस मॉडुलस। सो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स कैसे बनती है? सम इनटू cumulative परसेंटेज रिटेन्ड। याद है पिछली वीडियो में हमने किया था, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने नहीं देखी है। सो डिवाइड बाय 100, रेफरेंस दिया है 29th क्वेश्चन था वीडियो नंबर 2 का, आप उस पर चेक कर लेना, एक्सप्लेन किया पूरा मैंने उसमें। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स टू द कंबाइंड एग्रीगेट बाय वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आर इज इक्वल टू P2 माइनस पी डिवाइड बाय P माइनस P1 इंटू 100। सो आर क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स टू द कंबाइंड एग्रीगेट बाय वेट। ओके, P1 क्या है? फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। P2 क्या है? फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और P क्या है? जितना हमको डिजायर्ड फाइनेंस चाहिए। सो फाइनेंस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट कितना है? 2.6। कोर्स का कितना है? 6.8। चाहिए कितना हमको? 5.4। सो 6.8 माइनस 5.4 डिवाइड बाय 5.4 माइनस 2.6, ये फॉर्मूला। P2 6.8 है, इट इज P2 ना। ठीक है, P2 माइनस P माइनस P1 इंटू 100 कितना? 50% आ गया। सो दैट आंसर इज सी। देखो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो ही जा रहे हैं भगवान की कृपा से। चलो नेक्स्ट, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज। जो फाइनल ऑपरेशन होता है
फिनिशिंग फ्लोर्स का क्या होता है? बिफोर गेटिंग ऑन टू द आंसर, लेट वी हैव सम एक्सप्लेनेशन। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कंक्रीट फिनिशिंग स्लैब के? पहले क्या करते हैं, कंक्रीट को स्प्रेड कर देते हो, आप फैला देते हो कंक्रीट को रायते की तरह, ठीक है। फिर स्क्वेयर शावर लेके उसको आगे पीछे पुश एंड पुल करते हो ताकि कंक्रीट प्लेस पे आ जाए। फिर स्क्रीड करते हो, फिर उसको फ्लोट करते हो सरफेस को, फिर स्लैब की एज बनाते हो, जॉइंट्स को ग्रूव इन करते हो और ट्रॉवल करते हो। सो क्या आंसर है इसका? ट्रॉवलिंग। अब स्क्रीडिंग, ये होती है स्क्रीडिंग। ये लगे हैं हमारे कनाडा वाले भाई साहब, स्क्रीडिंग कर रहे हैं। Straight edges are used to strike off or screed the concrete. This process removes the excess concrete and brings the top surface of the concrete to the proper grade. ऊपर proper grade में आ जाता है। This step in the finishing operation is the most important in producing a true plane surface. सबसे पहला स्टेप होता है ये ट्रू प्लेन सरफेस लेने का। टेक्स इमीडिएटली प्लेस आफ्टर द स्प्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। इस स्प्रेडिंग ऑफ कंक्रीट के बाद ये स्क्रीडिंग आ गई है, देख लो स्क्रीडिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला? फ्लोट करना है, ये है फ्लोटिंग। ये देखो ये ऐसा, साथ में स्क्रीडिंग भी चल रही है यहाँ पे या फ्लोटिंग भी चल रही है। देखो ये स्क्रीडिंग है, ये फ्लोटिंग है, ठीक है। Concrete floor is a tool used to finish a concrete surface by making it smooth. पहले इसको स्क्रीडिंग करते हैं, उसके बाद हल्का हल्का उसको फ्लोट लगाते हैं उसके ऊपर। फ्लोट इज यूज्ड आफ्टर द सरफेस इज मेड लेवल यूजिंग अ स्क्रीड। इन एडिशन टू रिमूविंग सरफेस imperfections, floating will compact the concrete as the preparation for the further steps. फ्लोट क्या होता है? एक स्मॉल हैंड टूल होता है। लार्जर बुल फ्लोट जो होता है उसका लॉन्ग हैंडल होता है, पावर ट्रबल होता है, पावर फ्लोट होता है, उसका इंजन भी होता है साथ में। आजकल तो मैकेनिकल चीजें हर साथ के एसोसिएट हो गई है ना। जितना बड़ा काम करना है अपने आपको बड़ी मशीन चाहिए होती है, बड़ा मशीन से काम होता है। कंक्रीट फ्लोर्स आर जनरली मेड ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और वुड, ठीक है जी। हमने ये भी कर दिया, अब क्या करेंगे हम? फ्लोट भी हो गया, एज बना दिया, एज बना दिया स्लैब में, जॉइंट्स में ग्रूव दे देंगे। नेक्स्ट क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? ट्रॉवल। देखा ये ट्रॉवल, मिस्त्रियों के पास जाना है, देखना अब ट्रॉवल क्या होता है। ट्रॉवलिंग फॉलोज द फ्लोटिंग टू प्रोवाइड द डायरेक्ट फिनिश wearing surface when carried out correctly on concrete in the appropriate class. Troweling leaves a smooth and very dense surface. So I hope it is clear. Next, the internal dimension of a warehouse घर बनाएंगे, warehouse बनाएंगे 15 मीटर बाय 5.6 मीटर। यार मीटर को ना एम लिखा करो, एम टी मत लिखा करो, ये मैट्रिक टन होता है। This is wrong. And the maximum weight height of piles is 2.7 meters. मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग 2 पाइलों में स्टोर करने हैं हमने, बताइए कितने करने हैं। सो इसका आंसर देखते हैं कैसे। जनरली क्या स्टेप लेते हैं हम? 0.6 मीटर ना वॉल से लेते हैं हम, और 0.8 रखते हैं गैप बिटवीन द पाइल्स। मतलब इस दीवार से कितना रहेगा? 0.6, ये कितना आ जाएगा? 0.6, और ये वाला कितना रहेगा? इट इज 0.8। हैंड राइटिंग में थोड़ी सी गंदी है, प्लीज बियर विद मी। सो लेंथ 15 मीटर, ब्रेड्थ 5.6, हाइट ऑफ पाइल 2.7। पेपर में ना कभी कुछ आता हो ना आता हो, गिवन टू प्रूव ये करना ही करना है, स्टेप की भी मार्किंग हो जाती है। कंसिडरिंग द डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि करना कुछ नहीं है, मतलब कर लेना है। कंसिडरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल एंड द गैप बिटवीन पाइल्स, 5 माइनस 0.6 माइनस 0.6, दोनों तरफ से छोड़ेंगे ना, ये कितना आ गया? 3.8। ब्रेड्थ भी उतनी छोड़ देनी है और उसमें बीच में भी छोड़ना पड़ेगा, 3.6 आ गया। ये दोनों तरफ से हो गया और ये बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है।
अब इस तरफ से भी छोड़ेंगे ना, इस तरफ से भी छोड़ेंगे, हम इस तरफ से भी छोड़ेंगे। सो एरिया कितना गया, 3.8 इंटू 3.6, 49.68। एरिया ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट आपको पता ही है, तो आपको ये तो आइडियली आपको पता होना चाहिए। हाइट ऑफ वन बैग ये भी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड होती है ये। नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा सीमेंट का स्पेस बाय वॉल्यूम वन बैग। नंबर ऑफ बैग कितने आ गए, वॉल्यूम ऑफ बैग कितना आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज 300 3000 bags approximately. For an ordinary portlet cement, the residual does not exceed 10% when the sieves through IS9। बिल्कुल ठीक है। साउंडनेस वेरीज 5 to 10 mm। बिल्कुल ठीक है जी। ये इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है जी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 days। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर इज सी नहीं है, ई आंसर है राइट साहब, ई। राइट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। इट इज जस्ट अ क्लरिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई ये। सो इससे हम ना थोड़ा सा ऑर्डर पोर्टलेट सीमेंट का ना कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर हमको ये पता होते ना तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाना था। 3 ग्रेड में मौजूद होता है ओबीसी 33, 43 एंड 53। ठीक है, ये क्या क्या है, 33, 43, 53 क्या है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 28 days कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, द इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल कितना है 10 घंटे। ये भी क्लियर होना चाहिए चीज बात। साउंड डस्ट कितना होना चाहिए 5 to 10 mm। किस मेथड से, ली चैटलियर मेथड से। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लिंक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेजिडुअल बाय वेट शैल नॉट बी मोर देन 10%। जब 90 माइक्रोन सीव के ऊपर किया जाए, और सीव ऐसा नहीं एक बार छान लिया खत्म किया, 15 मिनट क्वांटिटी रिसीव करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब कि शुड नॉट बी लेस देन 2 और 2.5 आफ्टर 3 days एंड 7 days रिस्पेक्टिवली। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 दिन में 17.5 MPa। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन शैल नॉट बी लेस देन मोर देन 5%। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वैसे आपको बुक्स में वेरिएबल होता है, बट स्टिल आई एम गेटिंग कॉल्स कि आप सर इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें। सो आई एम ट्राइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि आपको समझ आनी चाहिए चीज़। नेक्स्ट, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउसेज, मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर्स। सो नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। अब भाई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट स्मॉल यहाँ भी कर देंगे जी, शेयर फोर्स स्मॉल तो भी कर देंगे जी। तो मेंबर्स पर बिल्कुल ठीक है, कर देंगे ऑल ऑफ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इंप्रूव्स, डेंसिटी भी इंप्रूव करती है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी भी करती है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सी, मैं यहाँ पे ना सिंगल एक ऑप्शन दे के भी आप करवा सकता था, बट इसमें क्या है कि आपकी थ्योरी भी साथ में कवर हो रही है, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है कि जो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट है वो क्या क्या इंप्रूव करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा गया है 1-2 बार। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन्स ड्यू टू हाइड्रेशन। हाँ, पहले पीछे लास्ट वीडियो में बात की थी ना, कितनी आप हाइड्रेशन करेंगे, क्यूरिंग करेंगे तो उसमें वाटर सीमेंट पेस्ट हार्ड करेगी। बिल्कुल ठीक है जी। द हार्डनिंग सीमेंट बाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर। बिल्कुल, जब हार्डर होगा तो जो एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सीमेंट सैंड आपका दूसरा जो कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट इकट्ठा होके आ जाएगा ना। सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस कंक्रीट। बिल्कुल ठीक है जी। ये तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोल्केनिक सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उल्टे तरीके से पूछ लेते हैं कि वो वोल्केनिक जो सोर्स होता है वो किस तरीके के एग्रीगेट के लिए काम आता है, या जो लाइट वेट एग्रीगेट है वो कहां से आता है, वोल्केनिक सोर्स से। नेक्स्ट, इफ द डेप्थ ऑफ द मॉइस्ट सैंड इन अ सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर है,
उसमें मॉइस्ट सैंड का डेप्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। जब उसमें पानी डाल दिया ना, कर दिया, when the water is fully inundated with water, तो सैंड की कितनी आ जाएगी, 12। तो बल्किंग ऑफ द मॉइस्ट सैंड कितनी हो, कितने परसेंट हुई हो, बल्किंग कितने पानी से, देखो जब उसमें मॉइस्ट सैंड था तो 15 सेंटीमीटर कर दिया, जब फुली इनडेटेड वाटर था तो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कैसे करना है, 15 माइनस 12/12 इंटू 100, 25% आ गया जी। क्लियर है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स द कंक्रीट एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज हैवी वेट, ठीक है, हॉलो वेट एंड लाइट वेट, हाँ ऐसे तो करते हैं हम, तो ठीक लग रहा है ये। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द पार्टिकल्स द कंक्रीट एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लेकी, हाँ इसकी तो मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स द कंक्रीट एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज ग्लासी, स्मूथ, ग्रेनुलर, रफ, क्रिस्टलाइन, हनीकॉम्ड एंड पोरस। बिल्कुल सही है जी। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी। नेक्स्ट, 92nd क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा वर्केबिलिटी, बिल्कुल। स्ट्रेंथ करेगा इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाएगा, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज क्यूरिंग टाइम, बिल्कुल ठीक है। ये नन ऑफ दीज क्या है, इसका आंसर ठीक है, तो क्या आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखना वीडियो नंबर 1 में, उसमें क्या आता है। सो एडिशन ऑफ, मेरे को लगा रिडक्शन था उस पर जो सारा बिल्कुल आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो नंबर 1, उसमें चेक करना आप। द डेटम टेम्परेचर ऑफ मैच्योरिटी बाय प्लोमैन इज, देखो डेटम टेम्परेचर क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट stops. In other words, the temperature at which the concrete stops developing strength. The answer is minus 11.7 degrees Celsius. Pick up the incorrect statement of the following. The degree of grinding of cement is called as fineness, ठीक है जी। ये the process of changing cement paste into hard mass is known as setting of cement, ये बिल्कुल ठीक है जी। Next, the phenomena by the virtue of which the cement does not allow transmission of sound is known as soundness of cement। अच्छा ऐसा क्या, मेरे को बताएंगे कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट की क्या डेफिनेशन है, कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट की क्या है, इस पर सबको पता होना चाहिए वैसे। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल ठीक है। ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे, और मैं आपको हिंट दे देता हूं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट को हम साउंड से रिलेट करते, इसको फैलाव से करते हैं थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ M140 ग्रेड इज 150 ग्रेड इज, इतना ही होगा, बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट इज, आसान क्वेश्चन था ये, चलो। स्लम्प ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट द मेजर ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट द मेजर ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, ठीक है आंसर। मेरे को कुछ बोलोगे पहले, सर आप वर्केबिलिटी बोलते हो, अभी कंसिस्टेंसी बोलते हो, आपका स्टैंड ही कोई नहीं है। स्टैंड तो है भाई साहब, ऐसा है, कंसिस्टेंसी इज द बेसिकली द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और जो वर्केबिलिटी होता है ना, वर्केबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट दैट डिटरमाइंस द ईज विद विच इट कैन बी प्लेस्ड, मिक्स्ड, प्लेस एंड कंसोलिडेटेड एंड फिनिश्ड टू ए होमोजेनियस कंडीशन। ये आपको पहले भी डेफिनेशन मैंने बता चुका हूं एक बार ना। इट इज साइनोनिमस विद प्लेसएबिलिटी, प्लेसएबिलिटी बोल सकते हो, वर्केबिलिटी बोल सकते हो। कहीं प्लेसएबिलिटी पूछ जाए तभी इसका आपने जवाब देना है। इट डज नॉट, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट बट
also under the condition which it is placed, size and shape of member, space of reinforcing and other details interfering to the ready filling forms. फॉर्म मतलब शटरिंग, आपका जो फॉर्म वर्क होता है उसकी बात कर रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंसिस्टेंसी का पार्ट ही फर्केबिलिटी है एक, ठीक है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अलग अलग हो जाएगा तो हनीकॉम्बिंग भी होगी, पोरस लेयर भी होगी, सरफेस स्केलिंग भी होगी और सैंड स्टिक भी होगी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हनीकॉम्ब क्या होता है, ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना हनीकॉम्बिंग, ये सेग्रीगेशन हुई है। हनीकॉम्ब इज द रफ पिटेड सरफेस और voids in concrete formed due to improper compaction or incomplete filling of the concrete. In this formation, concretes are not filled properly and create gaps, ये देखो, between the concrete and the aggregates. Next, the main object of compaction of concrete क्या रहेगा? एयर होल्स को एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी लेनी है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैक्सिमम डेंसिटी लेनी है, बिल्कुल ठीक है। टू प्रोवाइड द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड द एम्बेडेड मटेरियल्स, ये कोई हवा नहीं है। एम्बेडेड मटेरियल्स क्या होते हैं, जो एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो आप। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द एग्रीगेट ऑफ द साइक्लोपीन एग्रीगेट, अगर उसका साइज कितना हो, मोर देन 90 mm, ये होता है जी आपके साइक्लोपीन एग्रीगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 4.75, सॉइल में भी कॉमन आता है, उस पर भी आता है। सो थैंक्स फॉर द बियरिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी, साथ साथ में एक पैरेलल सीरीज मैंने स्टेट जीके की भी और नॉर्मल जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे कंपटीशन के लिए पैरेलली स्टार्ट किए हैं। आई होप यू लाइक। बाकी जो चीजें हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।